ठीक है, तो रोटेशन का ये होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में पिछले चैप्टर सेंटर ऑफ मास का जो भी डाउट है उसको डिस्कस करना है, तो उसको सब कंप्लीट करो। और कोशिश करो कि क्वेश्चन नंबर या फिर पिक्चर जो भी क्वेश्चन का डाउट है वो सेंड कर दो, ताकि पहले से अगर क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो समय जैसे कम लगेगा। क्वेश्चन पढ़ के वहां समझने में जो हमको टाइम लगता है वो कम लगेगा, हमसे बताते चले जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो पाएंगे। ठीक है, तो वही सेंटर ऑफ मास का अगर हो जाएगा, टाइम बचेगा, तो फिर वर्क पावर एनर्जी का जो बचा हुआ है, अगर किसी को डाउट होगा तो सब डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और ये वाला बाद में करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास सैटरडे को जो है उसमें डिस्कशन ही रहेगा। तो मोस्टली कोशिश करो कि क्वेश्चन सब जो सेंटर ऑफ मास का जो भी है खत्म कर लो, और जो डाउट है, जो क्वेश्चन में दिक्कत है, उसको सेंड कर दो। ग्रुप में सेंड करो या फिर पर्सनली टेलीग्राम पे। ठीक है, पहले से अगर क्वेश्चन देखे रहेंगे तो ज्यादा जल्दी होगा। और टाइम अगर बच या कम क्वेश्चन रहा तो वर्क फॉर एनर्जी का भी हम लोग उस दिन ही खत्म कर लेंगे। यस तो ठीक है। ठीक है, रोटेशन में तो अभी तक कोई होमवर्क दिए नहीं थे, अभी सिंपली बस हम लोग निकालने सीख रहे थे। और उसमें बोले थे कि मोस्टली जो है हमारा जैसे कि रिंग, डिस्क और ये क्या कहते हैं, रॉड, स्फेयर, हॉलो स्फेयर, सॉलिड स्फेयर, और क्या था, सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, इन सब का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उन सबको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखते हैं आगे अब। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक रेक्टेंगुलर प्लेट दिया हो। ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लेट दिया हो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना हो। ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लेट है यानी कि पूरा इसमें मासेस है। ठीक है, ये साइड लेंथ लेट से कि ये ए है और ये साइड लेंथ बी है। इसमें अगर हमको इस एक्सिस के अबाउट निकालना हो तो कितना आएगा बताओ। बोलो। जैसे कि सर हम लोग रॉ डायरेक्ट थोड़ा सा उतना इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है इसमें। हम लोग जैसे कि रॉड का मानते थे, तो रॉड अगर हम एक यहाँ से डीएम लेंथ मानेंगे वाई दूरी पे जाके, तो सिंपली हमको दिख रहा है कि रॉड में जैसे एम मास मानते थे और बी तरफ इंटीग्रेट करते थे वैसा ही जाएगा। तो सॉल्व भी करोगे तो आएगा mb²/3। ठीक है, वही अगर हम लोग इस एक्सिस के अबाउट फाइंड करें, I2 बोल रहे हैं, अगर I2 हम फाइंड करेंगे तो इस एक्सिस से ए की तरफ जा रहा है तो लिखेंगे ma²/3। यहाँ से अगर ये एक्सिस है, ठीक है, I3 अगर बोल दे तो ये हम रॉड की तरह ही ट्रीट कर सकते हैं इसको। और यहाँ से हमको दिख रहा है ma²/12 आएगा। वैसे ही अगर इस एक्सिस के अबाउट पूछा जाता, ठीक है, I4, तो ये आता mb²/12। ठीक है, जैसे रॉड का हम लोग कंसिडर करते थे वैसे ही थिकनेस को मतलब छोड़ के रॉड का लेंथ जो है, जो भी एक्सिस है उससे लेंथ का मेजरमेंट लेके हम लोग कर सकते हैं। बाकी इंटीग्रेशन से तुम लोग इसको प्रूफ कर सकते हो, लेकिन सिंपली याद रखना है इस चीज को। ठीक है, इसके बाद देखते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है?
जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक ऐसा प्लेनर बॉडी है, जैसे प्लेट ही हो गया, रिंग हो गया, डिस्क हो गया, प्लेनर बॉडी है। यहाँ पे दो परपेंडिकुलर एक्सिस, लेट से ये एक्स है, ये वाई, ठीक है। और यहाँ पे एक तीसरा परपेंडिकुलर एक्सिस जो है वो जेड है, ऐसा क्रॉस कर रहे हैं, यानी कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी कि यहाँ पे जेड एक्सिस जो है ये परपेंडिकुलर टू प्लेन है, ठीक है। तीन एक्सिसेस है। अब अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई हमारे पास छोटा सा मास डीएम है जिसका कोऑर्डिनेट इस प्लेन में है, तो x, y, 0 हम दे सकते हैं। अब इस पॉइंट का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के अबाउट निकालेंगे। तो इस पॉइंट डीएम का अगर हम ix निकाले तो क्या आएगा, बोलो। ओ, ix करने का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस। So distance नहीं दिया हुआ। So x कोऑर्डिनेट square, so तो dm x square x square u square into dm। x एक्सिस से, तो x एक्सिस से इसका डिस्टेंस कौन सा आएगा, ये ना। ix क्या Yes, रिप्रेजेंट कर रहा है, x एक्सिस, तो x एक्सिस से डिस्टेंस क्या आ रहा है, ये, यानी कि क्या डिस्टेंस होगा बताओ, y होगा ना, होगा, बताओ। yes sir। ठीक है। वैसे ही अगर हम आई वाई की बात करें तो कितना आएगा, y एक्सिस से ये डिस्टेंस होगा क्योंकि x है, तो क्या लिखेंगे, dm x स्क्वायर। अरे सिंपल सा है कि कोई भी कोऑर्डिनेट है, अगर ये 3,4 है, यानी कि ये y एक्सिस से कितने दूरी पे है, 3 और x एक्सिस से 4, ठीक है, वही चीज अब कंसिडर कर रहे हैं। अब अगर हम z एक्सिस से बात करें तो z एक्सिस से वो कितना दूरी पे बता सकते हो, z एक्सिस से क्या यही दूरी मिलेगा हमको, और ये दूरी कितना मिलेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ लिखे तो ये आएगा हमको dm रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, तो ज्यादा लोचा है नहीं, थोड़ा सा अगर अपने दिमाग पे जोर डालें तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि आई जेड इजकल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। तो ये चीज होता है हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, यानी कि जो दो एक्सिस का सम जो है थर्ड एक्सिस के बराबर आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू एक्सिस विल बी इक्वल टू थर्ड एक्सिस। ध्यान रहे कि यहाँ पे जो हम दो एक्सिस का सम कर रहे हैं ये दोनों प्लेनर होने चाहिए। प्लेनर करने के बाद मतलब कि दिस एक्सिस शुड बी इन द प्लेन ऑफ बॉडी, ठीक है। यहाँ पे हम आई जेड प्लस आई एक्स को आई वाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में बॉडी है, इसलिए आई एक्स प्लस आई वाई करें। जैसे अगर मान लेते हैं एग्जाम्पल, लेट बॉडी बी इन वाई जेड प्लेन, ठीक है। बॉडी जो भी प्लेनर बॉडी है वो किस प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में है। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, आई एक्स इक्वल टू आई वाई प्लस आई जेड, यानी कि ये जो दोनों एक्सिस का सम है वो दोनों एक्सिस कैसे होने चाहिए, प्लेनर होने चाहिए, यानी कि बॉडी जिसमें है उसका प्लेन में होना चाहिए और ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बॉडी, ठीक है। तो इस चीज को बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। एक चीज नोट करना है यहाँ पे, एक तो ये पॉइंट है ही, और भी नोट पॉइंट है।
कि ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस है इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला तो दिस लॉ, दिस थ्योरम is applicable only for planar body। ठीक है, ये बात गांठ बांध के रख लो, प्लेनर बॉडी के लिए ही सिर्फ एप्लीकेबल है, यानी कि अगर हमको स्फीयर मिल गया, हॉलो स्फीयर, सिलेंडर मिल गया, तो वो सारी चीजें जो हैं कैसे हैं, सिलेंडर को हम लोग डिस्क मान के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर हमको स्फीयर मिलता है तो स्फीयर प्लेनर बॉडी नहीं है, तो स्फीयर के केस में ये चीज को नहीं लगाना है। बहुत बार बच्चे जो होते हैं स्फीयर में भी ये थ्योरम लगा के आगे करते हैं, ऐसे सब तो सही करें, गलत कहाँ होता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि प्लेनर बॉडी के लिए ही सिर्फ अप्लीकेबल है। सर 2D के लिए सिर्फ? हाँ, 2 डायमेंशनल बॉडी होने चाहिए। सर तो फिर वो सिलेंडर अभी आप जो बोले वो? सिलेंडर को हम लोग डिस्क और रिंग मान के कर रहे थे ना, यस सर। तो उस केस में अगर जैसे कि जो एक्सिस हो सिलेंडर के एक्सिस की तरफ हो तो हम लोग बना सकते हैं, यूज कर सकते यस। हैं। ठीक है, बाकी उसमें भी बहुत दूसरे एक्सिस में दिक्कत आएंगी, हर एक्सिस के अबाउट हम लोग उसमें भी फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना है कि हमेशा प्लेनर बॉडी के लिए ही होगा। ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस की बात कर रहे हैं, ये जो होगा इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू प्लेनर एक्सिस होगा। ठीक है, जो प्लेन में एक्सिस है उनका इंटरसेक्शन पॉइंट होना चाहिए। हाँ, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इट में लाई इनसाइड या ऑन द बॉडी या फिर आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्सिस बॉडी पे ही रहे, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास में भी ठीक है, सेंटर ऑफ मास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यानी कि इसके लोकेशन से ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, बस ये चीज का ध्यान रखना है कि वो जो दो प्लेन एक्सिस की बात कर रहे हैं वो प्लेनर होने चाहिए, और ये जो एक्सिस है ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द बॉडी होने चाहिए। क्लियर है? जैसे एग्जांपल ऑफ क्वेश्चंस करते हैं, इस पे रिंग है। ठीक है, हमारे पास ये रिंग है, मास m है, रेडियस r है। ठीक है, हमको ये एक्सिस मिला है, बोल रहा है कि इस एक्सिस के अबाउट आई फाइंड करो। हम कैसे पता करेंगे? पहला है, बताते हैं, ये हमारा सेंटर है, हम अगर इससे एक एक्सिस ऐसा परपेंडिकुलर टू प्लेन जा रहा था तो उस एक्सिस के अबाउट हम जानते हैं कि mr² आता है। क्लियर है? इस एक्सिस के अबाउट क्या आता है? mr²। तो हमको ये आई पता करना है, ये जो एक्सिस है ये प्लेन में है, अगर हम इसी से एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा हम एक और प्लेन ड्रॉ कर देते हैं, और इसको हम बोल रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, तो अकॉर्डिंग टू फिगर हम जानते हैं कि आई जेड जो होता है वो mr² होता है, पहले से हम लोगों ने निकाल के रखा है। क्लियर है? और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, अगर हम बात करें, ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से बात करें तो ये जो आई जेड होगा वो किसके बराबर होगा? आई एक्स प्लस आई वाई का। थोड़ा बहुत अपना और दिमाग पे जोर लगाए तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट का रोटेशन जो है हमको कुछ डिफरेंट नहीं लग रहा है। तुम लोग को लग रहा है क्या डिफरेंट? नो सर। ठीक है, यानी कि हम यहाँ से बोल सकते हैं कि आई एक्स और आई वाई जो है सिमिलर है। ठीक है, आई एक्स और आई वाई जो है वो दोनों बराबर होगा,
तो हम यहाँ से बोल सकते हैं 2ix के बराबर होगा, सिंस ix इक्वल टू iy। क्यों? तो हमको दिख रहा है कि ये सिमिलर है, सिमिलरिटी से हम बोल सकते हैं कैसा होगा। तो यहाँ से हमको ix बोलो या फिर iy बोलो, कुछ भी बोलो, ये iz/2 दिख रहा है, यानी कि कितना दिख रहा है, mr² 2। यानी कि अगर हमसे पूछा जाए कि किसी डायगोनल के अलोंग, डायगोनल बोल रहे हैं, डायमीटर के अलोंग अगर हमसे पूछा जाए तो कितना आ रहा है, mr²/2। ठीक है, इसी में इतने बात में किसी कोई दिक्कत है? नहीं? ठीक है, तो इसी में मान लेते हैं रिंग ही है। हम जान गए कि अब इस एक्सिस के अबाउट जो हमारा आई आ रहा है वो कितना आ रहा है, mr²/2 आ रहा है। तो अगर हमसे बोल दिया जाए कि यहाँ से एक एक्सिस और गया है जो यहाँ से थीटा एंगल पे है, इसके अबाउट आई क्या आएगा बताओ? सो डायमीटर के थीटा एंगल पे हम्म, सो प्लेन में सेम ही ही है, आएगा। सेम ही आएगा। कहीं से भी यस। जाए इसका भी क्या जाएगा, mr²/2 ही होगा। क्योंकि भाई एक डायमीटर कहीं से भी डायमीटर ले जाओ, सारा हमको रिंग का डायमीटर से अगर जा रहा है तो हमको रिंग में कुछ वेरिएशन नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो इससे हमको फायदा मिल गया। डिस्क है, ठीक है, डिस्क भी प्लेनर बॉडी होता है। इसका बताओ डायमीटर के लॉन्ग क्या आएगा, यहाँ से आई क्या आएगा? तो mr²/4। mr²/4। ठीक है, सेम ऐसे ही हम मान लेंगे ix iy, फिर इसके अबाउट हम जानते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा mr²/4। किसी को दिक्कत है तो बोलो। किसी भी डायमीटर के लॉन्ग अगर हमको फाइंड करना हो तो mr²। अभी अभी एक क्वेश्चन किए थे हम लोग रेक्टेंगुलर प्लेट वाला, तो उसी का करते हैं। मान लेते हैं कि रेक्टेंगुलर प्लेट है, ये लेंथ a है, ये लेंथ b। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस के लॉन्ग, तो एक एक्सिस यहाँ है। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा? सो एक्स एक्सिस यहाँ क्रॉस दिए है ना, इस एक्सिस के अबाउट, वहां के अबाउट हम इसको घुमा रहे हैं, यानी कि वो सो एक्सिस जो है परपेंडिकुलर टू प्लेन है। हाँ, सो m into a² + ठीक है, ma² 3 प्लस mb² 3, यही आएगा। क्योंकि अभी हम लोग यस सर। फाइंड करे थे, यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, ऊपर दिखा देते हैं। कहाँ गया? यहाँ पे अगर हम इसी एक्सिस की बात कर रहे थे तो इस एक्सिस के अबाउट mb² 3 आया था। ठीक है, और इस एक्सिस के अबाउट यहाँ वाला ये ma²3, तो इन दोनों का सम है। ठीक है, ये एक्सिस एक हो गया, ये एक्सिस एक हो गया, इन दोनों के एक्सिस में जो भी आया उसका सम। ठीक है, और लेट से दूसरा एक्सिस यहाँ सेंटर से ऐसा जा रहा है, ये सेकेंड, I2 कितना होगा ये बताओ? अभी किए तो उसको रेफरेंस ले सकते हो। सो इसका हम्म, सो ma² + mb²/12। ठीक है, mb²/12 साथ साथ भी लिख सकते हो, ma² + b²/12। हम अलग अलग इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम इक्वेशन से मतलब लॉ को समझ सके। लेट से कि यहाँ पे हमारा थर्ड एक्सिस है, यानी कि ए का ये सेंट्रल पॉइंट है और यहाँ है I3 क्या होगा बताओ?
इस एक्सिस और इस एक्सिस का सम होगा, ये और ये का सम। सर mb² + 3 + ma² है। mb² प्लस ma² ठीक है। ठीक है, तो आराम से हम लोग, अगर हमको ये लॉ पता है तो डायरेक्टली हम लोग इससे लिख सकते हैं। सेकेंड लॉ देखते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, इसका प्रूफ जो है बहुत लंबा है और हमारे किसी काम का नहीं है, तो इसलिए डायरेक्टली ही लिखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एक बॉडी है, ये लेट से कि दो एक्सिस है, ये एक्स ये वाई हो गया। ठीक है, ये जो है मान लेते हैं कि कोई भी एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम यानी कि दो एक्सिस जो आपस में पैरेलल हो उसके से रिप्रेजेंट करता है। यहाँ एक एक्सिस है, ये हमारा लेट से कि सेंटर ऑफ मास है, ये कोई डीएम मास। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्सिस है सेंटर ऑफ मास पे, यहाँ पे एक एक्सिस है, तो इस एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है डीएम वाले का, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो हम प्रूफ पे नहीं जा रहे हैं, सिंपली हम लिख रहे हैं कि ये लॉ क्या है। ठीक है, ये थ्योरम ये कहता है कि किसी भी एक्सिस के अबाउट, यानी कि एक्सिस जो है पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल एक्सिस थ्योरम नाम ही है। ये क्या होता है? आई सेंटर ऑफ मास प्लस md²। ठीक है, ये आई यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस, ये जो एक्सिस है हमारा पैरेलल टू एक्सिस एट सेंटर ऑफ मास होना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे पैरेलल है तो सेंटर ऑफ मास पे जो भी हमको पता है उसमें d² md², डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन बोथ एक्सिस। ठीक है, तो ये चीज होता है हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। मोस्टली हमारे एक्सिस थ्योरम क्या है वो चीज, और इसका एप्लीकेशन आना चाहिए। ठीक है, प्रूफ लंबा जाता है और किसी काम का है नहीं, तो इसलिए हम नहीं बता रहे हैं। तो यहाँ पे आई एक्सिस इक्वल टू क्या है? आई सेंटर ऑफ मास प्लस md²। किसी भी एक्सिस के अबाउट जो कि पैरेलल टू एक्सिस एट सेंटर ऑफ मास है, तो हम लोग इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल पे ही बताते हैं। एग्जांपल, रिंग का ही लेते हैं। ठीक है, मास सेम है, रेडियस r है, ये हमारा रिंग हो गया। लेट सेम इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आता है, यहाँ से हम इसके अबाउट अभी अभी पता किए कि आई जो आता है वो mr² 2 आता है। लेट से कि इस एक्सिस से पैरेलल एक एक्सिस यहाँ जा रहा है। ठीक है, पैरेलल है, यहाँ से इन दोनों के बीच का दूरी लेट से कि ये d है, तो इस एक्सिस के अबाउट आई अगर हमको लिखना होगा तो हम y डैश क्या लिखेंगे? ठीक है, ये दोनों एक्सिस आपस में पैरेलल हैं और ये सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, तो आई डैश हम लिखेंगे आई सेंटर ऑफ मास प्लस md²। ठीक है, यानी कि अगर ये d से r/2 है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? mr² 2 प्लस md² यानी कि r/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, 3mr²/4। ठीक है, अब तुम लोग ट्राई करो। रिंग है, यहाँ पे एक एक्सिस है, इसके अबाउट ये घूम रहा है, तो आई क्या होगा? बोलो। सर
mr स्क्वायर होगा। रिंग वाले केस में mr स्क्वायर, इसके अबाउट हमको पता है mr square by थ्री स्क्वायर बाई, mr स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो क्या जाएगा mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr स्क्वायर, यानी कि 3 mr स्क्वायर बाई 2। इस डिस्क के केस में, डिस्क के केस में इससे पैरेलल अगर ये जाएगा, सेंटर ऑफ मास हम जानते हैं यहाँ होता है, तो इसके अबाउट हमको 5 पता mr है। square by 4 ठीक है, तो हो जाएगा mr स्क्वायर बाई 4 प्लस mr स्क्वायर, यानी कि 5 mr स्क्वायर बाई 4। रिंग है, एक्सिस यहाँ पे ऐसा परपेंडिकुलर है, आ गया। ऐसा परपेंडिकुलर एक्सिस है, तो यहाँ पे हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट जानते हैं कि mr स्क्वायर होता है, तो इसके क्या हो जाएगा mr स्क्वायर, ये डिस्टेंस दोनों के बीच का r है, तो प्लस mr स्क्वायर। इसमें हम जानते हैं सेंटर ऑफ मास से mr स्क्वायर बाई 2 होता है, तो mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr स्क्वायर, यही होगा। सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट क्या आएगा, आ गया। बोलो। सर 7 mr स्क्वायर बाई 5। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं सॉलिड स्फीयर है, तो इसके बाद 2/5 mr स्क्वायर आता है, ये दोनों के बीच का दूरी कितना है r है, तो ये हम क्या लिखेंगे 2/5 mr स्क्वायर प्लस md स्क्वायर, यानी कि mr स्क्वायर, 7/5 mr स्क्वायर आ जाएगा। इस केस में सॉलिड के लिए आ जाएगा 7/5, पूरा लिखते हैं 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr 12 स्क्वायर, mr सॉलिड square by 5 12 आ रहा है, ठीक है, प्लस mr स्क्वायर, 7 5 12, ठीक है, 12 नहीं आएगा, 3 5, हॉलो स्क्वायर है तो 2/3 लिखेंगे ना, 2/3 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, तो 5/3 और इधर 7/3, 5/3, 25 21 46/15 आ रहा है, ये तो आ यहाँ पे जाएगा। सिंपली ऐड क्यों कर दिया आप? क्या चीज, तो दोनों का आई निकाल के। एक बॉडी था m1 मास का, इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा था, दूसरा बॉडी m2 था, तो हम लोग टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिख रहे थे, यस सर आ गया। ठीक है, सेम एक्सिस है तो क्या करना है, कुछ नहीं, सब सेम एक्सिस के अबाउट तो बस निकाल के ऐड कर देना था ना। यस सर। एक ऐसा रिंग है, ठीक है, इस पे एक ऐसा दूसरा रिंग चढ़ा है,
ठीक है, दोनों रिंग ही है, मास m एंड r ही है। ठीक है, यहाँ पे एक एक्सिस है ऐसा, इस एक्सिस के अबाउट आई फाइंड करना है। रिंग दोनों समझ में आ रहा है कि कैसा है, यानी कि इसका एक्सिस जो होगा सेंटर ऐसा होगा, ये प्लेनर है और ये ऐसा है। ये जो हम एक्सिस दे रखे हैं, क्रॉस दे रखे हैं, उस एक्सिस के अबाउट ये दोनों रोटेट कर। हो गया। परीक्षा सेकेंड रिंग के लिए अगर हमको निकालना होगा तो पैरेलल एक्सिस हमको ये दिख रहा है, जो रेड एक्सिस से बनाए हैं। ठीक है, नहीं आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है, और ये जो है एक डायमीटर है, तो इसके अलावा होगा mr²/2। और यहाँ से इसका और इन दोनों के बीच का दूरी, अगर हम ये दूरी की बात करें तो 3r दिख रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेंटर ऑफ मास के लॉन्ग mr²/2 प्लस m इंटू 3r का होल स्क्वायर। कितना आ रहा है, 18, 23। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत तो बोलो। एक सेमी रिंग है, मास m, रेडियस r। बोल रहा है कि इस एक्सिस, यहाँ पे एक एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट आई क्या होगा। या 2mr 2mr² नहीं, हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है क्या, पैरेलल एक्सिस थ्योरम के आई एक्सिस अगर हमको पता करना है तो है आई सेंटर ऑफ मास प्लस md² है। ठीक है, हम इसके अबाउट जानते हैं कि इसके अबाउट आई जो लिखेंगे वो mr² आएगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास सेमी रिंग का ये नहीं होता है।
सेंटर ऑफ मास तो यहाँ कहीं होता है ना। और ये हम लोग सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस फाइंड करे थे पिछले चैप्टर में, तो ये 2r/पाई आया करता था, याद है? यस। ठीक है, तो d की अगर बात किया जाए तो ये आएगा हमारा d, और वो d कितना होगा, तो r माइनस 2r/पाई। ठीक है, लेकिन पहले हमको सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी फाइंड करना पड़ेगा। तो हम इस एक्सिस को आई डैश अगर बोल रहे हैं, तो आई डैश को हम क्या लिख सकते थे, आई सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू 2r/पाई का स्क्वायर लिख सकते थे क्या? बोलो, लिख सकते थे? दिख रहा है? आई सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमको नहीं पता है, इस वाले को अगर हम आई डैश बोल रहे हैं, तो आई डैश तो हमको पता है कि ये कितना है, mr² है। तो यहाँ से हम आई सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं, क्या आएगा, mr² प्लस m इंटू 2r/पाई का होल स्क्वायर। आई सेंटर ऑफ मास पता चल गया। तो ये जो हम आई एक्सिस बोल रहे हैं, आइए कर देते हैं। तो आइए अगर हमको अब पता करना हो, तो हम उसको क्या लिखेंगे, आई सेंटर ऑफ मास प्लस md² यानी कि m इंटू r माइनस 2r/पाई का होल स्क्वायर। बात समझ आया? अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो सॉल्व करके। ठीक है, हम इतना ही छोड़ रहे हैं। मेथड क्या है ये बात समझ में आना चाहिए। अगर हमको किस एक्सिस के अबाउट पता है, सेंटर मास के अबाउट नहीं पता है, तो हमको फाइंड करना पड़ेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने के लिए। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने में हम लोग देख रहे हैं कि प्लेनर हो या फिर कैसा भी बॉडी हो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, यानी कि इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन इतना ध्यान में जरूर रहना चाहिए कि जो एक्सिस है पैरेलल टू एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास होना चाहिए। ठीक है, और हमको सेंटर ऑफ मास का अबाउट जो है वो कंसीडर करना है इसमें। ठीक है, परपेंडिकुलर वाले में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन वो सिर्फ प्लेनर बॉडीज के लिए ही है। किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी कोई दिक्कत आ रहा हो तो पूछते चलो, नहीं बोलने से यही लगता है कि समझ आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो बहुत बुरा बात मेरे लोग के लिए। ठीक है, ये ऐसा एक एल शेप का रॉड है। ठीक है, इस टोटल मास 2m है और टोटल लेंथ 2l है। टोटल मास 2m, टोटल लेंथ 2l, यानी कि इधर l है, इधर l है, रॉड है। इस एक्सिस के अबाउट ये हम घुमा रहे हैं, तो इसके अबाउट आई क्या आएगा? आ गया। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। सेकेंड पार्ट के लिए हम क्या लिखेंगे, तो सेकेंड पार्ट का देखो कि हर एक मास, इस वाले पार्ट के लिए बोल रहे हैं, यानी कि पूरा m का m पास यहाँ से l दूरी पे है, तो उसके लिए क्या हम डायरेक्टली ml² लिख सकते हैं। और फर्स्ट वाला तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही है,
तो यह क्या 4 ml²/3। क्लियर है? हेलो देवांशु, देव, यस सर। क्लियर Yes, है? sir. यस सर। कभी कुछ तो बोलता नहीं है, समझ ही नहीं आता है कि समझ आ भी रहा है या नहीं। सर सेम आ रहा है क्वेश्चन है, समझ में। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, इस एक्सिस के अबाउट ही रोटेट कर रहा है तो आई क्या होगा? ऐसा एल शेप का है, एक यहाँ किल ठोक दिए हैं, उसके अबाउट इसको घुमा रहे हैं, तो घुमा रहे हैं तो उसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। Sir, 2 ml²/3. नहीं, ये फर्स्ट पार्ट बोल देते हैं, सेकंड फर्स्ट पार्ट के लिए अगर देखें तो ऐसा है, इस एक्सिस के अबाउट ले ऐसा ले तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि सिलेंड्रिकल है। तो I1 अगर हम लिख रहे हैं, I1 I2 अलग अलग फाइंड कर लेते, तो I1 हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे ml²/3, कोई बात नहीं। इस सेकेंड का कैसे पता करें? सेकेंड के लिए हम कैसे पता करें? तो यहाँ पे हम जानते हैं कि इस एक्सिस के अबाउट अगर हम पता करते हैं तो इस एक्सिस के अबाउट क्या आएगा, ml²/12। ठीक है, अब ये जो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए अगर हम ये d निकालें तो I2 अगर निकालना होगा तो लिखेंगे ml²/12 प्लस md²। अब ये d कितना, तो ये लेंथ आएगा l/2 और ये लेंथ है l, तो यहाँ से हमको d दिख रहा है l² प्लस l²/4 यानी कि 5l/2। d हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल लिए तो √5l/2 दिख रहा है, तो यहाँ से हम इसमें रख लेंगे 5 ml²/4, तो ये आ जाएगा 17 ml²/12। 16 आएगा ना, Sir, 16। हाँ hello. बोलो। हाँ Sir, हेलो, rod number 2 में टॉप में ले सकते हैं. कैसे? कैसे बोल रहे हो बताओ? Sir, rod number 2 जहाँ स्टार्ट हुआ है वहाँ पे आ सकते हैं. यहाँ से, ठीक है, अगर हम यहाँ से ऐसा एक्सिस ले लेते हैं तो क्या हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं बताओ? पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए एक सेंटर ऑफ मास होना चाहिए, तो इसलिए हम सेंटर ऑफ मास से निकाले हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये क्या है, सेंटर ऑफ मास है। यहाँ से अगर जहाँ से शुरू है वहां से अगर लेंगे तो सेंटर ऑफ मास हमको नहीं दिख रहा। क्लियर है? सर, सेंटर ऑफ मास पूरा बॉडी होना चाहिए कि सिर्फ एक नंबर 2 रॉड. हम सिर्फ I2 जब लिख रहे हैं तो सिर्फ रॉड 2 के लिए हम निकाल रहे हैं, तो हम सिर्फ उसका सेंटर ऑफ मास देखेंगे, I1 का तो अलग निकाल रखे हैं। ठीक है, अगर पूरे का सेंटर ऑफ मास निकाले फिर उसके अबाउट क्या कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले फिर इस एक्सिस के अबाउट निकाले, बहुत मेहनत हो जाएगा। इसलिए हम पहले 2 पार्ट में डिवाइड कर लिए, 1 और 2। 1 का हमको सिंपली दिख रहा था, 2 के लिए हम फाइंड कर लिए। क्लियर है?
यस सर। ठीक है, तो ये दोनों मिला के हमारा आई कितना आ जा रहा है 5 ml²/3। ठीक है, काम मतलब कभी भी ऐसे सोचना है कि हमारा काम आसानी से हो, मुश्किल वाला काम के चक्कर में पड़ेंगे टाइम लॉस होगा। आने को आएगा, जो सोच रहे हो वो भी सही मेथड है, लेकिन लंबा जाएगा। लेट से कि ऐसा एक प्लेट, ठीक है, ये प्लेट है, इसका जो मास है m है और ये साइड्स दोनों a हैं। इस एक्सिस के अबाउट हमको आई फाइंड करने बोल रहे हैं। आई क्या होगा, जो एक्सिस शो कर रखे हैं उस एक्सिस के अबाउट आई कितना होगा। कितना आ रहा है, हो गया। ठीक है, मेथड 1, जैसे कि अगर हम एक ट्रेंगल लिए थे, ट्रेंगुलर प्लेट था हमारा, इस एक्सिस के अबाउट अगर आई हमको निकालना था तो आया था mh²/6, अगर इसको हम h बोले थे, ठीक है, यही आया था। तो वैसे ही हम इसको यहाँ पे एक्सिस के अबाउट बात करें, प्लेनर है, इसके अबाउट अगर हम बात करेंगे तो mh²/6 आएगा, इसके अबाउट बात करेंगे तो mh²/6 आएगा। तो ये जो आई परपेंडिकुलर है उसको अगर देख रहे हैं तो ये हमको मिल रहा है 2mh², यानी कि mh²/3। क्लियर है, हमको एक ट्रेंगल दिख रहा है, दो एक्सिस दिख रहे हैं, एक परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। तो दो प्लेनर एक्सिस के लिए अगर हम ध्यान से देखें तो mh²/6 आराम से लिख सकते थे, तो उसके अबाउट mh²/3 आ जाएगा। कहाँ से यूज किए, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज किए हैं कि एक ट्रेंगुलर प्लेट के लिए अगर हम लोगों ने निकाला था तो mh²/6 आया था। मेथड 2, मेथड 2 है कि अगर हमारे पास ये हमारा दे रखा है, ठीक है, हमको इसके बारे में नहीं पता है, हम क्या किए, स्क्वायर बना लिए, ठीक है, हमको दिख रहा है कि अगर ऐसा स्क्वायर बना है, डायगोनल या 90 डिग्री था इसलिए स्क्वायर बना है। इसके साइड लेंथ की बात करते थे 2a, तो ये भी √2a आता, ये भी 2a आता है, साइड √2a आता, ठीक है। यहाँ पे इसका मास m है, तो टोटल मास यानी कि टोटल अगर कॉम्बिनेशन का मास बात कर रहे हैं, यानी कि इन सब का अगर हम मास को कंसीडर कर लेते हैं तो 3 टाइम्स और बढ़ जा रहा है, यानी कि टोटल मास की बात करें तो ये 4m हो जाएगा।
इस एक्सिस के अबाउट अभी हम लोगों ने पता किया था कि आई अबाउट गिवन एक्सिस अगर हम फाइंड करें जो कि सेंटर ऑफ मास भी है, वो क्या आएगा, टोटल मास इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 12, यही था। यहाँ पे टोटल मास है 4m, ए कितना है √2a, बी भी √2 है, यानी कि 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बाई 12। ठीक है, तो ये कितना आ जा रहा है 4m इंटू ए स्क्वायर बाई 3। ठीक है, ये किसके लिए आया, टोटल 4m मास के लिए, यानी कि दिस इंप्लाइज इट फॉर ट्रेंगुलर प्लेट जिसका मास कितना है, सिर्फ m है। यानी कि हम समझ सकते हैं कि ये सारे चारों ट्रेंगुलर प्लेट्स का ऐड करके हम लिखे हैं, तो इसको 4 इंटू एम ए स्क्वायर बाई 3 लिख सकते हैं। तो फॉर वन ट्रेंगुलर प्लेट की बात करें, वन ट्रेंगुलर प्लेट, तो हमको यहाँ पे आ जाएगा एम ए स्क्वायर बाई 3। ठीक है, यानी कि जैसे सोचने में आए वैसे सोच के हम लोग इसका फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या कहा कि एक ट्रेंगुलर प्लेट है, तो चार ऐसे ऐसे ट्रेंगुलर प्लेट्स और बना दिए। चार ट्रेंगुलर प्लेट्स बनाए तो हमको एक स्क्वायर दिखा है, स्क्वायर के सेंटर से हम फॉर्मूला जानते हैं, फाइंड कर लिए। फॉर्मूला से फाइंड करें तो हमको इतना आया। अब वो चार के लिए इतना आया तो एक के लिए कितना होगा, तो एम स्क्वायर बाई 3, दोनों से आंसर सेम। क्लियर है? लेट से कि ये हमारे पास ऐसा है, ठीक है, सेम चीज है, ये भी ए ही है, ये भी ए ही है, सेम क्वेश्चन है, मास m है, लेकिन एक्सिस अब यहाँ पे है, यानी कि जो डायगोनल टाइप का दिख रहा है इसका सेंट्रल पॉइंट, तो इस केस में आई कितना होगा, हो गया? सर सर एम ए स्क्वायर बाई 6। एम ए स्क्वायर बाई 6 देखते हैं, इसको ऐसे हम कंप्लीट कर सकते हैं, तो इसका टोटल मास हो जाएगा 2m। तो हम आई डैश अगर लिखना चाहते हैं दोनों ट्रेंगुलर प्लेट्स के लिए, तो टोटल मास हो जाएगा 2m इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 12, यानी कि दोनों के लिए आ रहा है हमारा 2m को 2m ही रहने देते हैं, ए स्क्वायर बाई 6। ये दो ट्रेंगुलर प्लेट्स के लिए, यानी कि फॉर टू ट्रेंगुलर प्लेट्स, तो एक के लिए कितना हो जाएगा, तो फॉर वन प्लेट एम ए स्क्वायर बाई 6। सॉलिड स्फीयर है दोनों, मास दोनों का m और रेडियस r है, दोनों के सेंटर का बीच का दूरी l है। यहाँ सेंट्रल पॉइंट यानी कि सेंटर ऑफ मास जो है जहां भी हो, सेम मास है तब तो आसान हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं। फाइंड
दोनों सॉलिड स्फीयर है, रेडियस सेम, मास सेम, रेडियस आर है, दोनों के बीच का दूरी एल है। अलग अलग मासेस भी हो सकते थे, अलग अलग रेडियस भी हो सकते थे, प्रोसेस सेम होगा। सर ये एल उसके सेंटर से होके जा रहा है। हाँ, दोनों के सेंटर के बीच का दूरी है। सो हम्म सर 2m r² by 5 minus ml²। माइनस क्यों आएगा? सर देखते हैं। दोनों का मास सेम है तो सेंटर ऑफ मास जो आएगा ऐसा L/2 दूरी पे ही आएगा। ठीक है, अलग अलग मासेस होता तो सेंटर ऑफ मास भी हमको फाइंड करना पड़ता। हमको इसके अबाउट पता करना है। हम जानते हैं कि इस वाले के लिए अगर हम यहाँ पे I1 बोले तो आएगा 2/5 mr²। इसके लिए बोले I2 तो ये आएगा 2/5 mr²। हमको यहाँ से आई सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। तो आई सेंटर ऑफ मास अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो फर्स्ट स्फीयर का अगर हम फाइंड करेंगे, आई सेंटर ऑफ मास इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 बोल रहे नहीं कि फर्स्ट स्फीयर का अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो क्या लिखेंगे ध्यान से देखो। इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट है 2/5 mr² प्लस ml/2 का होल स्क्वायर, ये लिखेंगे। क्या यस है? सर। यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट एट या अबाउट सेंटर ऑफ मास। ठीक है, वैसे ही I2 है तो यहाँ से अब उसका भी सेम ही आएगा तो इंटू 2 कर देते हैं, किसी को दिक्कत? I1 और I2 दोनों सिमिलर है तो दोनों सेम आएंगे, इसलिए हम इंटू 2 कर रहे हैं। किसी को दिक्कत? क्योंकि डिस्टेंस सेम है, सब कुछ सेम है, तो इसलिए हम इंटू 2 कर दिए, और कोई रीजन नहीं है। तो ये हमको दिख रहा है 4 mr²/5 प्लस ml²/2। रेडियस है 4r, मास है m आफ्टर कटिंग। टोटल मास मान लेते हैं कि 4r, ऐसा है डिस्क। अब कह रहा है कि यहाँ से 2r दूरी पे जब गए तो यहाँ से एक r रेडियस का, r रेडियस है, ये डिस्टेंस जो है 2r है, उतना पोर्शन कट कर लिया गया है। ठीक है, सॉरी। ये पॉइंट जो है सेंटर है, O है, परपेंडिकुलर टू प्लेन। ठीक है, एक डिस्क था, इस डिस्क में से हम एक छोटा सा पोर्शन कट कर लिए हैं। डिस्क पहले m मास का था, अब कट करे होंगे तो उस मास घट गया होगा, तो उस घटे हुए पोर्शन का, ठीक है,
और फाइनल शेप। ठीक है, जो शेप बच गया कट करने के बाद उसका हमको फाइंड करना है। हो गया। रिमूव वाले केस में सेंटर ऑफ मास निकाले हैं, जो भी कुछ निकालते हैं उसमें ऐसे ही फाइंड करते हैं, ओरिजिनल में से रिमूव वाले को सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो वैसे ही यहाँ भी करेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमको रिमूव ओरिजिनल पार्ट का जो रिमेनिंग पार्ट है उसका निकालना है, तो ओरिजिनल में से रिमूव्ड पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो रिमेनिंग पोर्शन निकालना है, तो आई ओरिजिनल मास तो m था, रेडियस 4r था, mr² 2 होता है, इतना हम लिख लें। अब ये क्या होगा, तो रिमेनिंग पोर्शन को हम ध्यान से देखते हैं, तो उसका मास जो आया हमारा m/16 आया है। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट, चलो हम फिर से बताते हैं, ऐसा है, ये पॉइंट O है, यहाँ से 2r दूरी पे इसका सेंटर जो है ऐसा है, यानी कि इसके रेडियस r, ये हमारा मास कितना आया था, m= आया था m/16। तो इसका अगर हम इस एक्सिस के अबाउट फाइंड करना चाहते हैं, इसके अबाउट, तो आई अबाउट O अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो क्या आएगा, m/16 इंटू r²/2, उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट, प्लस md², यानी कि m/16 इंटू d कितना है, 2r का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जा रहा है हमारा mr²/32 प्लस 416, 8 mr²/32 यानी कि 9 mr²/32। ठीक है, ये रिमेनिंग का, तो ये रिमेनिंग का आ गया। तो रिमूव्ड पार्ट का, ये क्या है, रिमूव्ड पार्ट। ठीक है, अबाउट सेम एक्सिस हमको सब फाइंड करना है, यहाँ पे अबाउट सेम एक्सिस, यानी जो एक्सिस है उसी एक्सिस के अबाउट हमको सारे का फाइंड करना है। तो यहाँ से अगर आई हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 16, 8 mr² - 9 mr² 32,
सॉल्व करके जो भी आ जाए। क्लियर है? बोलो। हेलो। हेलो। सर आवाज आ रहा है। तो भाई पूछ रहे हैं कि कहीं दिक्कत आया तो बोलो। नहीं सर। ठीक है, तो इस पे बेस जो हम होमवर्क दिए हैं वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे ही है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग का खत्म हो गया। कैलकुलेशन बाकी और क्वेश्चंस तो मिलते ही रहेंगे। इसके बाद है हम लोग का टॉर्क। ठीक है, तो टॉर्क क्या होता है, कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे, तो टाइम ज्यादा है नहीं, तो सिंपली बस इंट्रोडक्शन दे देते हैं। ठीक है, टॉर्क टॉर्क को हम लोग जनरली टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको पढ़ते हैं टॉ। ठीक है, रीड करते हैं टॉ। तो टॉर्क को हम लोग टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि अगर हमको किसी, इसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। जैसे कि अगर कोई एक मास पड़ा हुआ है, इसको मूव कराना है तो हमको कोई ना कोई फोर्स लगाना पड़ता है। वैसे ही अगर कोई एक, मान लेते हैं गेट ही बंद पड़ा है, तो रोटेट करने के लिए हमको फोर्स लगाना पड़ता है इस पे भी। लेकिन वो फोर्स हम हर जगह नहीं लगा सकते। जैसे कि अगर हम गेट को खोलना हो, यहाँ पे अगर एक्सिस है, यहाँ पे अगर हम फोर्स लगाएं, यहाँ फोर्स लगाएं, यहाँ फोर्स लगाएं, यानी कि 1 2 3 तीन पोजीशंस दिखा रहे हैं फोर्स लगाने का। अगर हमको अपने रूम का दरवाजा खोलना है, यानी कि उसको ऐसे रोटेट कराना है, तो थर्ड पॉइंट पे फोर्स हमको कम लगाना पड़ता है। यानी कि इस एक्सिस से जितना दूर जाए तो उतना ही फोर्सेस हमको कम लगाना पड़ता है। ठीक है, तो रोटेशन में हम फोर्स तो लगा रहे हैं रोटेट कराने के लिए, लेकिन वो डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है। तो वही जो क्वांटिटी है उस चीज को हम लोग बोलते हैं टॉर्क, जो कि डिस्टेंस एंड फोर्स दोनों पे डिपेंड करता है, जिसको हम लोग सिंपली मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं या टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर किसी बॉडी को मूव कराना है, रोकना है, कुछ भी करना है, तो हम लोग को एक फोर्स लगाना पड़ता था। वैसे ही रोटेशन में भी जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो सिर्फ फोर्स के मैग्नीट्यूड पे ही नहीं डिपेंड करता है, बल्कि उस फोर्स को एक्सिस से कितने दूरी पे हम लगा रहे हैं उस चीज पे भी डिपेंड करता है। तो यही फोर्स और डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड एक्सिस को रिलेट करने वाला जो हमारा क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, उस चीज को हम लोग बोलते हैं टॉर्क। इसको सिंपली मोमेंट ऑफ टॉर्क भी बोला जाता है। ठीक है, तो सिंपल एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखते हैं, तो कहीं भी किसी भी चीज को रोटेट कराना हो, जैसे कि क्या बोलते हैं, कभी देखे होगे कि ट्रक का पहिया खोल रहे हो, कोई लेवर खोल रहा हो, तो उसमें भी होता है, तो लंबा सा डंडी रहता है, उस पर उछल के वो लोग कूद रहे होते हैं। जितना लंबा डंडा होगा पीछे का, उतना ही ज्यादा दूरी पे वो लोग उछलते हैं, ताकि फोर्स जो है कम लगाना पड़े। नट अगर हम खोलते हैं किसी भी वो क्या बोलते हैं उसको, इस टूल जो रहता है ऐसा, ठीक है, जो नट खोलने के काम आता है, सर रेंज। हाँ रिंच। ठीक है, तो इससे अगर हम खोलते हैं, अगर ये छोटा रहता है और तो हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। सलाई रिंच एक आता है जिसमें हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो वो सब चीज में होता है कि जितना लंबा रहेगा उतना ही कम हमको फोर्स लगाना पड़ेगा अगर किसी चीज को रोटेट करना है तो। यानी कि हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो सिर्फ यहाँ पे रोटेशन के दौरान सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि हम उसको कितने दूरी पे लगा रहे हैं उस चीज पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कि जो फोर्स है दो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, तो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, तो इसीलिए हम लोग उसको एक अलग से फिजिकल क्वांटिटी नाम देते हैं और उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग कि
इट इज मोमेंट ऑफ फोर्स एंड, या फिर सिंपल लैंग्वेज में बोल देते हैं टर्निंग एबिलिटी ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। ठीक है, जो टर्निंग एबिलिटी ऑफ फोर्स है, फोर्स जो है कितने से घुमा सकता है उसका एबिलिटी है, उस चीज को हम लोग बोलते हैं कि ये टॉर्क है। ठीक है, ये जो है यही है, इट विल प्रोवाइड एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, ये जो है एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। नहीं रुका है तो चलाएगा जो भी होगा। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, डायरेक्ट फोर्स ही लिखते हैं, फोर्स एंड डिस्टेंस ऑफ एप्लीकेशन। फोर्स फ्रॉम एक्सिस, जिस भी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है उस चीज पे डिपेंड करता है। सिंपली इसको अगर हम लोग मैथमेटिकल टर्म में लिखते हैं तो टॉर्क जो होता है वो आर क्रॉस एफ होता है। क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर है, तो ध्यान से देख। ठीक है, आर जो है डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि डिस्टेंस ऑफ जो हमारा फोर्स अप्लीकेशन का पॉइंट है, फोर्स जो है फोर्स ही है। टॉर्क जो है हमारा जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं उसका है। यानी कि जैसे हम लोग अभी देखे कि लिनियर मोशन में मास पढ़ रहे थे, उसकी जगह पे पढ़े मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो हम लोग फोर्स पढ़े थे उसकी जगह पे ये टॉर्क काम करेगा। जो जो काम फोर्स करा करता था वही काम यहाँ पे टॉर्क करेगा। ठीक है, ये जो है मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं, क्योंकि फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, टर्निंग एबिलिटी कर रहा है। ध्यान से दिख रहा है कि क्रॉस प्रोडक्ट है तो ये वेक्टर ही होगा। ठीक है, अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट क्या मिलेगा इसका, न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर मिलेगा, या फिर क्या लिख सकते हैं बोलो, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये लिख सकते हैं। ध्यान से देखो तो न्यूटन मीटर एक जगह और यूनिट आया था, कहाँ आया था बताओ। ये डायमेंशन और किसका आया था? हाँ हाँ, एनर्जी में, एनर्जी में। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो कि ये जो यूनिट न्यूटन मीटर आया था एनर्जी में भी आया था, लेकिन कभी भी टॉर्क का यूनिट जूल नहीं लिखना है। ठीक है, वहां पे हम लोग न्यूटन मीटर को जूल लिखते थे, याद है? ठीक है, इसीलिए हम डायमेंशन भी लिख रहे हैं ml²T-2। एनर्जी का भी डायमेंशन यही था, टॉर्क का भी डायमेंशन यही है, लेकिन इसका यूनिट जूल नहीं लिखना है। जूल रिप्रेजेंट करता है एनर्जी को, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ एनर्जी हम लोग कहते हैं जूल को। ठीक है, तो इसको कभी जूल नहीं लिखना है। ये जो है स्केलर क्वांटिटी नहीं है, बल्कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, और जूल जो हम लोग पढ़े हैं एनर्जी के लिए वो स्केलर क्वांटिटी है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रहे, दोनों का डायमेंशन सेम है। ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर, वहां भी हम लोग न्यूटन मीटर लिखते थे, लेकिन मोस्टली जूल यूज करते हैं, तो वहां पे हम लोग जूल यूज करेंगे कहीं भी एनर्जी हो, वर्क डन हो, लेकिन यहाँ पे हम लोग न्यूटन मीटर ही यूज करेंगे, जूल नहीं लिखेंगे टॉर्क। क्लियर है? आ रहा है भले ही न्यूटन मीटर जो कि जूल में भी यही डायमेंशन हुआ करता था, लेकिन हम लोग यहाँ जूल नहीं लिखेंगे क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है? ठीक है, तो टॉर्क सिंपली इतना ही अभी समझना है कि इट इज जो है टर्निंग एबिलिटी ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे लगा के कितना घुमा सकते हैं उसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। ये जो है किस किस चीजों पर डिपेंड कर रहा है, तो डिस्टेंस कहाँ लगाए हैं और कितना फोर्स लगाए हैं, कितने एंगल पे लगाए हैं, ये सारी चीज पे ये डिपेंड करेगा, जिसकी वजह से हम लोग नेक्स्ट वीक में करेंगे। ठीक है,
ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। टॉर्क के बारे में फिर से और भी पर चर्चा करेंगे और किस किस चीजों पे डिपेंड करेगा, कैसे इफेक्ट करेगा रोटेशन में, उन सारी चीजें होंगी। ठीक है, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही।